नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। बिहार एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। राजधानी पटना में जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन, सीएम ने सुनी फरियादियों की फरियाद। कुल 167 फरियादियों ने लगाई फरियाद। केंद्र सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव, बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा, बढ़ती महंगाई से जनता परेशान। मधेपुरा में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट, वायरल फीवर को लेकर प्रशासन सख्त। सरकारी अस्पतालों में जांच की उचित व्यवस्था। मधुबनी के निवर्तमान थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान की विदाई। बेनीपट्टी डीएसपी अरुण कुमार सिंह हुए भावुक। विदाई समारोह में भावुक हुए डीएसपी। और कैमूर में अपराधियों के हौसले फिर बुलंद, बेखौफ अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने महीने के दूसरे सोमवार होने के कारण स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, वहीं कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कला संस्कृति और युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मामलों से जुड़े फरियादियों की फरियाद सुनी। इस दौरान कुल 167 फरियादियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से न्याय की गुहार लगाई। वहीं जनता दरबार कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है। इसके लिए जिला प्रशासन को भी सजग किया जा रहा है। सीएम ने यह भी जानकारी दी कि आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। उस दिन बड़े पैमाने पर टीकाकरण का काम किया जाएगा। इसके लिए बिहार में भी तैयारियां की जा रही हैं। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए लोगों को सचेत रहने की बेहद जरूरत है। साथ ही सीएम ने लोगों को भीड़भाड़ में जाने से बचने की सलाह भी दी। 2 दिन पहले आपस में मीटिंग किए थे इसके लिए, और पूरा इन लोगों ने उसके लिए सब जगह टीम भेजा है, जांच किया है। और अभी तो आ ही रहे थे कि समझ लीजिए कि सीवान में डेंगू का 0 है, सारण में 1 है, गोपालगंज में 9 है। और पूरा का पूरा इसके लिए जो भी कार्रवाई करनी है, एक्शन टेकन, वो सब किया जा रहा है। और पटना में भी इसकी जांच चल रही है। इसमें काफ़ी विभाग जो है पूरे तौर पर, हेल्थ डिपार्टमेंट पूरे तौर पर लगा हुआ है। और इसके लिए हम लोग एक दिन डिटेल में इसकी चर्चा किए थे। जहाँ तक सवाल है कोरोना का, उसके लिए तो सब काम चल ही रहा है। बढ़ते आगे, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की सरकार नहीं थी उस समय महंगाई डायन लगती थी, और अब बीजेपी वालों को महंगाई अच्छी लग रही है। देश में रोज पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है। तो पहले भी बोलते थे इन लोगों को, जो महंगाई जो है पहले डाइन नजर आती थी, अब महंगाई जो है इनको महबूबा और भौजाई नजर आ रही है। प्रतिदिन जो है डीजल, पेट्रोल, महंगाई जो है, कीमतें जो है बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं, बढ़ाई जा रही है। और ये इससे मिडिल क्लास फैमिली, गरीब, किसान, सब लोग जो है परेशान हैं। आर्थिक नुकसान लोगों को पहले से ही हो रहा था। अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां सीजेएम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर परिवाद दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर परिवादी तमन्ना हाशमी ने यह परिवाद दर्ज कराया है। जहां मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। मामले में अगली सुनवाई 21 सितंबर को निर्धारित की गई है। तो मुजफ्फरपुर में
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। आपको बता दें कि सीजेएम कोर्ट में मामला दर्ज हुआ है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने यूपी के मुख्यमंत्री पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। हालांकि इस दौरान इस मामले की सुनवाई 21 सितंबर को निर्धारित की गई है। अब 21 सितंबर को सुनवाई के दौरान ये सिद्ध हो पाएगा कि क्या वाकई यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है या नहीं। लेकिन फिलहाल मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है। योगी आदित्यनाथ के एक बयान को लेकर ये परिवाद तमन्ना हाशमी की तरफ से दर्ज कराया गया है, जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इस मामले में 21 सितंबर को सुनवाई निर्धारित की गई है। आज मैंने यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी पे, मतलब योगी आदित्यनाथ जी पे मैंने मुकदमा मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में किया। मुकदमा इसलिए किया कि वो खुले मन से कहते हैं कि अब्बा जान बोलने वाले लोग पहले गरीबों का अनाज डकार लेते थे। तो अब्बा जान कौन बोलता है? एक विशेष समुदाय बोलता है, इस देश का मुसलमान बोलता है। ऐसा कह के उन्होंने पूरे देश के मुसलमानों को अपमानित करने का काम किया। आज पूरे देश का मुसलमान अपने आप को में शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि उन्होंने ऐसा बयान देके पूरे मुसलमानों को आहत करने का काम किया, ठेस पहुंचाने का काम किया। इसी बात से आहत होकर मैंने आज उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया, जिसमें मैंने धारा उनके ऊपर 295 का 511 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है और इसकी सुनवाई की तारीख 21/9/2021 को रखी है। बढ़ते आगे, जहां बिहार में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर बिहार सरकार और स्वास्थ्य महकमा सतर्क है। मामले में पटना के आईजीएमएस अधीक्षक मनीष मंडल ने मधेपुरा में बताया कि हर मुकाम पर सरकार पहले से सतर्क और सजग है, लेकिन कोरोना की पहली लहर से ही सरकार को सीख मिल चुकी है। बच्चों में हो रहे वायरल फीवर को लेकर भी उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में दवाई और जांच को लेकर समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। लगातार इस दिशा में सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। काफी सीख ली है और अब जिला स्तर तक हर जगह ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दिया है। जितने भी अस्पताल हैं या मेडिकल कॉलेज हैं, सब जगह जो है वो ऑक्सीजन पाइपलाइन और ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी गई है सरकार द्वारा। और यही सबसे बड़ी जरूरत होती है। सांस की दिक्कत ही एक ऐसी दिक्कत जिसमें घर पे लोग नहीं रह सकता है, उसको अस्पताल जाना ही है और अस्पताल जाने में उसको ऑक्सीजन चाहिए ही होता है। बाकी दवा तो आप कहीं भी उपलब्ध करा सकते हैं। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे बिहार की कुछ तमाम बड़ी खबरों के साथ। हेलो पापा, इतनी भी क्या जल्दी है? मिल लूंगी ना। हाय। हाय। प्लीज। पापा ने बताया था शादी के बाद आप अमेरिका शिफ्ट होंगे, लेकिन एक टेस्ट के बाद। बुरा मत मानिएगा, शादी भी तो एक टेस्ट के बाद ही फाइनल होगी। मतलब? HIV टेस्ट। उसकी क्या जरूरत है? हमारे यहाँ से नहीं होता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। याद रखिए, एक लापरवाही परिवार की तबाही। खुशी चुनिए, एड्स नहीं। नैको और झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जन। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे, जहां सीतामढ़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह के पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह के जीवन संघर्ष पर प्रकाश भी डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हीं की देन है कि मनरेगा के तहत गरीबों का कल्याण हो रहा है। सहयोग कार्यक्रम में जनता की समस्याओं से रूबरू होने के बाद मंत्री नीरज कुमार बबलू पत्रकारों से बातचीत करने पहुंचे। इसी बीच उनसे रामविलास पासवान की बरसी में सीएम नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने और बीजेपी नेताओं द्वारा बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर सवाल पूछा गया। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि चिराग पासवान से किसी
नेता की भी नजदीकियां बढ़ सकती हैं। ये अलग बात है, चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं और आगे भी रहेंगे। मंत्री के इस बयान के बाद से बिहार की सियासत गर्मा सकती है। नजदीकियां बढ़ने का, किसी से किसी का नजदीकी बढ़ सकता है, ये अलग बात है, लेकिन चिराग पासवान जी एनडीए का पार्ट है, मुझे लगता है कि आगे भी रहेंगे। आज रघुवंश बाबू की पुण्यतिथि है, कई मांगे जो थी बिहार सरकार से उन्होंने की थी जब अस्पताल में एडमिट थे, क्या आज समय आ गया है उनके मांगों पर ध्यान देने का? देखिए, जितने भी लीडर रहे हैं, हम लोग वो नहीं देखते हैं कि किस पार्टी के रहे हैं। कोई व्यक्ति भी अगर सुझाव अच्छा देता है, अच्छा डिमांड करता है, लगता है विकास के काम की बात करता है, तो हम लोग हर चीज पर ध्यान देते हैं कि। बढ़ते आगे, जहां कटिहार जिले में युवा जेडीयू कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने फीता काटकर किया। बता दें कि उद्घाटन समारोह में कटिहार सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी, पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा, बरारी विधायक विजय सिंह, कोड़ा विधायक कविता पासवान, रुपौली विधायक बीमा भारती और जेडीयू के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहां के कार्यकर्ताओं ने जोश और उमंग के साथ उनका स्वागत और सम्मान किया है। कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सांसद दुलालचंद गोस्वामी जी, पूर्णिया के माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी, माननीय विधायक विजय सिंह जी, माननीय विधायिका श्रीमती बीमा भारती जी, यहाँ उपस्थित कविता पासवान जी माननीय विधायिका है। आज हमारे जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष विधान पार्षद माननीय श्री कटिहार जिला का दौरा हुआ। यह आगमन उनका पूरे बिहार में हर एक जिले में हो रहा है। इसी क्रम में आज कटिहार जिला का दौरा हो रहा है। सर्वप्रथम उन्होंने युवा जदयू कार्यालय का उद्घाटन किया। कटिहार में पंचायत आव चुनाव के 4 प्रखंडों में नामांकन जारी है। कटिहार में दूसरे चरण में पंचायत चुनाव होने हैं। नामांकन के दौरान प्रत्याशी लाभ लश्कर और अपने समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करवा रहे हैं। वहीं इस दौरान रामपुर पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी आजाद आलम नॉमिनेशन के लिए जाने के क्रम में अजीबोगरीब तरह से भैंस पर चढ़कर नॉमिनेशन कराने पहुंचे और अपने प्रस्तावक राजेंद्र महालदार के साथ अपने नामजदगी पर पर्चा दायर किया। मुखिया प्रत्याशी आजाद आलम का इस दौरान कहना है कि हसनगंज प्रखंड के अंतर्गत रामपुर पंचायत आता है, जो कोड़ा विधानसभा क्षेत्र का अभिन्न अंग है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार 2016 में भी मुखिया पद के लिए वो चुनाव लड़े थे और मात्र 225 मतों से पीछे रह गए थे। और एक भावुक भरा क्षण साहरघाट थाने में देखने को मिला, जहां निवर्तमान थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान के विदाई होते समय बेनीपट्टी डीएसपी अरुण कुमार सिंह भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। वो भावुक होकर थाना अध्यक्ष को गले लगा लिए। इतना ही नहीं, इस विदाई समारोह में जुटे हर एक व्यक्ति की आंखें नम थीं। थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने इस बारे में बताया कि वो लोगों की समस्याओं का निदान करने में तत्पर रहते। बता दें कि थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान का तबादला लोकई थाने में हुआ है, जिसे लेकर साहरघाट थाना परिसर में उनका विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। वहीं निवर्तमान थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने कहा कि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, जिसका नतीजा है कि हमें बेहतर पुलिसिंग करने में सहूलियत मिली। सरकारी नौकरी में सबसे बड़ी बात है कि खूब अच्छा आदमी भी होगा, उनका भी स्थानांतरण होगा, बुरा भी होगा, उनका भी स्थानांतरण होगा। बुरा है तो बुराई दूसरी जगह भी देखना चाहिए, और अच्छा है तो ये अच्छाई जो किए हैं यहाँ दूसरे को भी अच्छाई से भेंट होना चाहिए। तो कहना नहीं चाहिए, आप लोग बहुत कुछ गागर में सागर भरे, जो भी वक्ता थोड़े देर के लिए कुछ क्षण के लिए गए हैं, सब कुछ कह डाला। हमारे डॉक्टर साहब कहे, हमारे इंस्पेक्टर साहब कहे, हमारे थानेदार कहे, निवर्तमान थानेदार भी कहे। तो जाने वक्त लोग अगर खराब भी आदमी है उसका भी बड़ाई करता है। और महज 10 रुपए के लिए मोटरसाइकिल मैकेनिक को अपराधियों ने गोली मार दी।
जी हां, गोली लगने से मैकेनिक की हालत नाजुक बताई जा रही है। मामला कैमूर जिले के भभुआ शहर में शिवाजी चौक के पास के महादेव मोटरसाइकिल रिपेयरिंग दुकान के पास का है, जहां एक मोटरसाइकिल मैकेनिक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। बता दें कि गोली मारने के बाद अज्ञात अपराधी भागने में सफल भी रहे। घायल मैकेनिक वार्ड नंबर 9 के रहने वाले लालजी प्रसाद के बेटे 30 साल के संतोष माली बताए जा रहे हैं। मामले में घायल संतोष माली ने कहा कि आज सुबह दुकान पर मोटरसाइकिल बनवाने आए युवक से जब पैसे मांगे तो उसने धमकी देते हुए वहां से चला गया और कुछ देर बाद आकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अपराधियों की ग्लैमर मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। मामला हुआ कि हमारे दुकान पर, हमारा दुकान का नाम महादेव मोटरसाइकिल दुकान है और एक व्यक्ति ने आए, गाड़ी का 2 दिन पहले उन्होंने काम कराया होगा। उन्होंने बोला कि भैया चैन टाइट कर दीजिए। हम चैन टाइट बोले कर रहे हैं, कर दिया। हमारा वर्कर ने चैन टाइट कर दिया उनका। तो जब उनसे मांगा कि भैया पैसा दीजिए, तब बोल रहे हैं कि भैया काल है तुमसे चैन टाइट कराए थे, परसों चैन कराए थे, ठीक नहीं है, इसलिए कहा कि तुमको हम पैसा दें। तो हम बोले कि भैया हम आज काम किए, कल काम किए, कल खराब हो गया तो कल ठीक किए ना, आज काम किए 10 रुपया हमारा हुआ, खाली दे दीजिए। तो इतने में वो तू मैं और गाली गलौज करने लगे। उसमें में बोले कि आधा घंटा में तुमको आके बता रहे हैं। और यहाँ रुकना एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी बिहार की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। हेलो पापा, इतनी भी क्या जल्दी है, मिल लूंगी ना। हाय। हाय। प्लीज। पापा ने बताया था शादी के बाद आप अमेरिका शिफ्ट होंगे, लेकिन एक टेस्ट के बाद। बुरा मत मानिएगा, शादी भी तो एक टेस्ट के बाद ही फाइनल होगी। मतलब? HIV टेस्ट। उसकी क्या जरूरत है, हमारे यहाँ से नहीं होता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। याद रखिए, एक लापरवाही परिवार की तबाही। खुशी चुनिए, एड्स नहीं। नैको और झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित। और ब्रेक के बाद बिहार एक्सप्रेस में एक बार फिर से रुख करेंगे खबरों का, जहां सहरसा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट में एक पक्ष के 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। वहीं 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सलखुआ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मामला सलखुआ थाना क्षेत्र के कबीरा गांव का बताया जा रहा है, जहां मृत व्यक्ति की पहचान 60 वर्षीय गंगू साहा के रूप में की गई है, जो कबीरा गांव का रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज चुकी है और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। जमीन मैटर में झगड़ा था, हम लोग पंच में थे, पंच जो है सो फैसला करके हम लोग आ रहे थे। वो पार्टी नहीं माना, पार्टी हम लोग को रपट के लाठी डांग से मारा। कहाँ? सारा सिर पर मारा है, हाथ पर मारा है, पंजरा में मारा है, टांग में मारा है, यानी कि पूरी तरह से मारा है। तो इसमें किनको किनको मतलब जख्म हुआ? जख्म है कि गांवों सा पूरे तो मृत्यु हो गया है। जमीन की लेकर विवाद हुआ सर, 4-5 साल चल रहा था टेंशनबाजी, और उसमें जो है ना पंचायत बैठा था, पंचायत में जो है ना उठ के चल दिए। किससे पंचायत हो रहा था, किससे विवाद था? जमीन का विवाद था। किससे विवाद चल रहा था? दिनेश साहब से। उसके बाद चल दिए, बस घेर कर जो है ना हम लोग पर लाठी चलाना शुरू कर दिया। पापा को लगा 20 आदमी मार रहा था। ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामला पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल स्थित बाढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की खबर सुनते ही नाराज गांव वालों ने घटना स्थल पहुंचकर अचवारा गांव के पास नेशनल हाईवे 31 को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची बाढ़ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बाढ़ भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बढ़ते आगे और अब बात औरंगाबाद की करेंगे, जहां ओबरा थाना स्थित भरूब गांव के पास पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी चालक को पिकअप से निकालने गए थे, तभी तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने ट्रैक्टर को
टक्कर मारते हुए पुलिस की जीप से टकरा गई। इस दुर्घटना में पिकअप के ड्राइवर और ट्रैक्टर के ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें पटना भेज दिया। बता दें कि टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए और पुलिस की जीप भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इस दौरान पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। एक दूसरे मामले में रफीगंज गुरारू पथ के सीमा गांव के पास डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, वहीं एक की मौत इलाज के दौरान हुई। पूर्णिया से एक बेहद ही शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर नशा करने के लिए पैसा नहीं देने पर एक कलयुगी बेटे ने पिता की पीट कर हत्या कर दी। मामला पूर्णिया के टीओपी थाना क्षेत्र में मंझली चौक स्थित शिवधाम का है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। साथ ही कलयुगी बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक की पहचान मंझली चौक स्थित शिवधाम निवासी सच्चिदानंद पंडित के रूप में की गई है। सब्जी उगाते थे, हमको जो चीज बोलते थे खाद बीज हम ला के देते। छत पे सब्जी उगाते थे, अभी भी लगा हुआ। कितना बाल बच्चा है इसमें? 2 भाई हैं, 2 बहन। नाती पोता सब है। सबका शादी हो गया है? दोनों बहन का, दोनों भाई। इसमें माँ का भी मिली भगत है? हाँ, माँ भी मिली भगत, पैसा दे दे उसको खराब देता है। और मधुबनी के देवधा थाना पुलिस द्वारा 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जब्त की गई शराब में ज्यादातर शराब नेपाल की बताई जा रही है, जिसे मधुबनी जिले के जयनगर थाना अध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में और सीओ सुधीर कुमार की मौजूदगी में विनष्टीकरण किया गया। लगभग 3 करोड़ रुपए के ब्राउन शुगर के साथ 3 लोगों को गया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही इस दौरान गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। बता दें कि गया के एसएसपी आदित्य कुमार के निर्देश पर मुफस्सिल थाने की पुलिस ने गया के सिटी एसपी के द्वारा गठित विशेष टीम ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हम लोगों को सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो है ड्रग्स का एक बड़ा रैकेट चल रहा है और उसमें एक ड्रग के बड़ा कंसाइनमेंट टाइप से यहाँ पे आने वाला है और कुछ लोग हैं इसमें लगे हुए जो ब्राउन शुगर। बढ़ते आगे, पटना में गंगा नदी पर्यटन का मुख्य केंद्र है। गंगा नदी में उगते सूरज और डूबते सूरज को देखने का अलग ही आनंद है। अगर आपको यह आनंद क्रूज पर मिले तो क्या कहने। इसी सोच के साथ पटना के रहने वाले प्रणव शाही ने क्रूज बोट MV अल्फा बनाई है, जो अगले महीने से पटना के लोगों को गंगा का दीदार कराएगी। बता दें कि प्रणव शाही ने 2009 में 20 सीटर क्रूज MV फॉक्स बनाया था, जो पटना गंगा नदी में सैलानियों को सैर कराता था। अब नए क्रूज के आ जाने से इसमें ज्यादा संख्या में सैलानी बैठ सकते हैं। साथ ही क्रूज फुल्ली AC है। इसके अलावा क्रूज के टॉप रूफ पर भी बैठकर सैलानी गंगा के सैर का आनंद उठा सकते हैं। पर्यटन के कई ऐसी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं से इतर पटना का जो गंगा नदी है पर्यटन के मामले में काफी प्रसिद्ध है और इस गंगा नदी में पहले से ही टूरिज्म विभाग की ओर से नौका विहार कराया जाता था, लेकिन इससे अलग पटना के ही रहने वाले एक शख्स प्रणव शाही ने अब खुद से एक जहाज तैयार किया है, क्रूज तैयार किया है, जो कि पटना के लोगों के लिए अब अगले महीने से मिलने वाला है। हम आपको पहले जहाज दिखाते हैं। ये जहाज जो है 80 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। जहाज के ऊपर भी स्पेस दिया हुआ है, जिसमें जो लोग हैं गंगा नदी का और पटना का आनंद ले सकते हैं इस जहाज में बैठ के। और इस जहाज के अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह ये जहाज जो है पूरी तरह बन के तैयार है। कुछ ही दिनों के बाद ये पटना गंगा नदी में तैरने के लिए तैयार हो जाएगी, लोगों को घुमाने के लिए तैयार हो जाएगी। प्रणव शाही जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपने जहाज बना दिया, खुद तैयार कर दिया, क्या सोच के तैयार किया सर? शौक था, पहले भी 2009 में भी बनाए थे एक वुडन बोट 24 सीटर। गंगा के किनारे रहते हैं तो गंगा जी का दर्शन करना, गंगा जी में घूमना, ये सब तो होता ही रहता है। और थोड़ा इंजीनियरिंग से, थोड़ा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से थोड़ा शौक था, तो थोड़ा सा इंजन और मैकेनिकल्स के बारे में पता था। बाकी इंटरनेट सोर्सेज से पढ़ा, ज्ञान अर्जित किया गूगल पे और भी इंटरनेट के सोर्सेज पे।
तो उसी तरह से पहले 2009 में बना, फिर छोटा छोटा बहुत सारा बना। फिर पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत वक्त था, तो उस समय ज़्यादातर हम चलाते थे अपना छोटा छोटा जो हमारा आउटबोर्ड इंजन वाला बोट है वो चलाते थे। फिर डिसाइड हुआ कि एक बनाते हैं जो और लोगों को भी मौका मिल सके राइड करने के लिए। तो पिछले साल MV Fox बना, NIT घाट से ऑपरेट होता है और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ और लोग बहुत अप्रिशिएट किए, पूरे वर्ल्ड वाइड चर्चा हुई। तो फिर उसके बाद लगा कि नहीं ठीक है, इसमें संभावनाएं हैं, तो फिर अभी एयर कंडीशन क्रूज बनाया गया है। उसमें गर्मी के समय में वो एयर कंडीशन नहीं था, तो गर्मी का थोड़ा प्रॉब्लम होता था, तो उस प्रॉब्लम को इस बार एलिमिनेट कर दिया गया है। और थोड़ा लार्जर ग्रुप के लिए 80 लोगों तक के 75-80 लोगों के लिए ये बनाया गया है जहाज। और ये अगले महीने से चलेगा, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद फिर ये ऑपरेट होगा और इवनिंग क्रूज में चलेगा और भ्रमण करेगा। और बाकी सरकार से बातचीत चल रहा है, देखते हैं जो परमिशंस जैसा जैसा होगा वैसे वैसे। इस क्रूज को बनाने में पूरे कितने समय लगेगा? इसको बनाने में करीब 6-7 महीने का समय लगा, 6-7 महीना। लेकिन इसमें काफी युद्ध स्तर पर काम करना पड़ा, बहुत सारा सामान बाहर से मंगाना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का इंतजाम करना पड़ता है। तो एक एक छोटे छोटे चीजों का इंतजाम करना, फिर उसको असेंबल करना, हल बनाना, इंजन को मैच करना, टेस्ट करना, फिर ग्लास लगाना, फिनिशिंग करना। और अगर अच्छा दिखेगा नहीं और सुंदर रहेगा नहीं तो लोगों को फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, तो वो सब चीज का भी ख्याल करना पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ा समय तो लगता ही है, लेकिन हमको लगता है कि जितना बड़ा ये जहाज है उसके हिसाब से 6 महीना, यहाँ के हिसाब से जो हम लोगों की जो लिमिटेशंस था उसके हिसाब से बहुत फास्ट बन गया, 6 से 7 महीना। पर्यटन के लिहाज से गंगा नदी पटना का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। इसको आप पर्यटन के दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं कि कितना पर्यटन इससे जुड़ा हुआ है और विकास की भी जरूरत है? देखिए, यहाँ तो गौरवशाली इतिहास रहा है। आप तो जानते हैं बिहार का तो हिस्ट्री और कल्चर के मामले में कोई जवाब ही नहीं है। गंगा के घाट के किनारे जितना भी घाट है पटना के किनारे, सबका एक बहुत ही ग्लोरियस हिस्ट्री है। और आप अगर स्टार्ट करेंगे कलेक्ट्रेट घाट से तो महेंद्रू घाट है, जहाँ से प्रिंस महेंद्र श्रीलंका गए थे बुद्धिज्म के प्रचार के लिए, रानी घाट है, और भी बहुत सारे घाट्स हैं जिनका बहुत ही हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। तो वो तो एक बहुत ही एंजॉयबल राइड है। ऐसे भी पटना में गंगा का पार्ट जो है वो बहुत चौड़ा है, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी के जैसा आपको इफेक्ट मिलता है। ये जो सनसेट और सनराइज का समय होता है ये बहुत ही ग्लोरियस होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। हम आपके साथ कुछ विजुअल्स शेयर करते हैं क्योंकि हम लोग तो घूमते ही रहते हैं। तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम चाहते हैं कि अच्छा म्यूजिक के साथ, सेफ्टी के साथ, अच्छा खाना के साथ लोगों को अच्छा हो, तो उसी के लिए ये बनाया है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो बिल्कुल पटना के लोगों का इंतजार जो है खत्म हो रहा है। अब इस क्रूज के जरिए पटना के जो लोग हैं ये डूबते सूरज को और उगते सूरज के नज़ारे को बखूबी देख सकते हैं। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।